चलो एक जनरल क्वेश्चन करते हैं इस पे, उसके बाद तब हमारा जो भी सेमीकंडक्टर करंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ठीक है, इस पे मोबिलिटी वाले पे, कंडक्टिविटी वाले पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, जो ऐसा क्वेश्चन लिखा देना है जो जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें अगर इंट्रिंसिक के केस का भी पूछेगा या एक्सट्रिंसिक के केस का भी पूछेगा, और या तो कंडक्टिविटी पूछेगा, रजिस्टिविटी पूछेगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को मिक्स करके एक कंबाइंड क्वेश्चन करा देना है, जिससे वो क्वेश्चन अगर कर लोगे तो सारी तरह की प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन लिखो, देखो, द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज, द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज क्वेश्चन है, इन ए सिलिकॉन सैंपल, इन ए सिलिकॉन सैंपल आर 0.135 and 0.048 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड respectively, full stop, determine the conductivity and resistivity, of intrinsic silicon, at 300 Kelvin, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन या उसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, इफ द intrinsic carrier concentration is 1.5 into 10 to the power 16 atom per meter cube, full stop, the sample is then doped with 10 to the power 23 phosphorus atom, 10 to the power 23 phosphorus atom per meter cube, full stop, determine the equilibrium whole concentration, comma conductivity, comma resistivity and position of Fermi level relative to the intrinsic level,
चलो, क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से पढ़ोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। और इस क्वेश्चन में देखोगे तो इंट्रिंसिक का भी एक क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी केस है। तो सारे क्वेश्चन जितने तरीके से बन सकते हैं सारे का एक कंबाइंड वे में फार्मूला तुम लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। क्या पहले, सबसे पहले देखो कोई भी फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ने लगाने से पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को बारीकी से पहले पढ़ोगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पहले उस क्वेश्चन को पढ़ोगे। पढ़ने के बाद सबसे पहला काम करोगे, जो डाटा दिया हुआ है, जो भी डाटा उसमें दिया हुआ है सबको आंसर लिख के लिखोगे गिवन दैट। सबसे पहला काम करोगे, जो भी डाटा दिया हुआ है उस क्वेश्चन में एक साथ सबको लिख लोगे। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लाइन बोलो, क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी, यानी म्यू ई और म्यू एच। तो मोबिलिटी को म्यू से डिफाइन करते हैं ना, तो म्यू ई और म्यू एच दिया है। म्यू ई कितना दिया है, 0.135, और इस म्यू एच कितना दिया है, 0.048 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड। और क्या कह रहा है, उसके आगे चलो। हाँ, सिलिकॉन एटम मतलब इंट्रिंसिक के केस का पूछ रहा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक के केस के होते हैं ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी इंट्रिंसिक के केस के लिए बात कर रहा है, फॉर सिलिकॉन है। क्या क्या बोल रहे हो, अभी आगे चलो वो भी बताएगा। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, रजिस्टिविटी मतलब रो। ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। किस केस के लिए फाइंड करना है, इंट्रिंसिक के केस के लिए। इंट्रिंसिक एट टेम्परेचर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल टेम्परेचर है। 300 केल्विन मतलब होता है क्या, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बोला है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनआई से ना। एनआई बराबर कितना दिया है, 1.5 × 10⁻⁶ एटम पर मीटर। ये हो गया, यहाँ तक तो दूसरी कहानी, यहाँ तक तो एक कहानी हो गई। फिर क्या बोल रहा है, अब देखो कहानी फिर चेंज कर रहा है। यहाँ तक तो इंट्रिंसिक के केस की बात हो गई। अब फिर क्या कह रहा है दोबारा, कि द सैंपल इज देन डोप्ड, मतलब अब हम डोपिंग कराने जा रहे हैं। किससे डोप करा रहा है, फास्फोरस आइटम से। जब किसी सिलिकॉन सैंपल में फास्फोरस की डोपिंग कराते हैं तो कौन सा आइटम बनता है, कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ना। यानी अब वो हमारा जो सेमीकंडक्टर बन गया वो कैसा है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। फिर देखो क्या बोल रहा है उसमें, सोप्ड विथ फास्फोरस आइटम, यानी उस फास्फोरस आइटम से डोपिंग करा रहा है, यानी कि उस समय उसका कंसंट्रेशन यानी एन होगा। तो उस एन डी की वैल्यू इज मोर ग्रेटर देन एन आई। तो जब हमारा एन की वैल्यू वो कितना है, कितना दिया है, 10⁻23 एटम पर मीटर क्यूब। यही अगर फास्फोरस की जगह बोरान होता तो यहाँ एन नहीं होता, बल्कि कितना होता, पी की वैल्यू दिया होता है। ध्यान देना, यही फास्फोरस की जगह बोरान होता तब एन नहीं होता, तब क्या होता, पी होता। दूसरा फिर आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन, यानी पी की वैल्यू पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी यानी सिग्मा की पूछ रहा है, रजिस्टिविटी और फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी EF माइनस EI पूछ रहा है, यही ना, EF माइनस EI पूछ रहा है। डिफरेंस बिटवीन फर्मी एनर्जी लेवल टू इंट्रिंसिक लेवल, वही तो पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल रिलेटिव टू इंट्रिंसिक लेवल पूछा है ना। उसका मतलब यही हुआ कि EF माइनस EI की वैल्यू, इंट्रिंसिक लेवल EI होता है ना। क्या लास्ट लाइन पूछा हुआ है,
हाँ, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल रिलेटिव टू द इंट्रिंसिक लेवल, वही चीज़ हुआ है, ठीक है। इस फर्मी लेवल की पोजीशन इंट्रिंसिक लेवल के वो दोनों डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बात करनी है। ये सारी जो बात कहा है ये किसके लिए कहा है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कहा है। तो इसमें दोनों के लिए केस होगा, एक एन के लिए भी हो जाएगा और पी के लिए भी होगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा अचीव होना चाहिए। ये तो हमारा सिनेरियो है कि जो चीज़ डाटा दिया है पहले तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब तो हम आगे की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। और ये इसलिए एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन तुम लोगों को दिए हैं कि जिसमें एक इंट्रिंसिक का भी सारा केस आ जाए, एक्सट्रिंसिक की भी सारी केस आ जाए, और कहीं कोई क्वेश्चन बनेगा तो सारा क्वेश्चन बहुत इजली सॉल्व हो जाएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। डोपिंग नहीं कराते हैं अभी, पहले डोपिंग से पहले की बात करते हैं। डोपिंग से पहले बात करते हैं, हमारे पास मोबिलिटी दिया है, इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी दिया है, होल के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया है। तो जब कंडक्टिविटी निकालते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए तो क्या फार्मूला निकालते हो? क्या फार्मूला होता है? ई एन आई म्यू एन प्लस म्यू। ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सारा डाटा दिया है कि नहीं दिया है? समझने की देरी है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन समझे रहोगे तब। ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। एन आई की वैल्यू तुमको दिया है, म्यू एन की वैल्यू तुमको दिया है, म्यू पी की वैल्यू तुमको दिया है। इंट्रिंसिक लेवल पे कंसंट्रेशन नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत? इंट्रिंसिक पे जब कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो रेजिस्टिविटी नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यानी कि ये वाला काम समाप्त हो गया, ये वाला काम तुम्हारा हो गया। दूसरा फिर आते हैं तो क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्योंकि उस सैंपल को हम लोग डोपिंग करा देते हैं। उसमें डोपिंग किससे कराते हैं? फास्फोरस आइटम से कराते हैं। तो फास्फोरस आइटम से डोपिंग कराने का हमारा तुरंत दिमाग चला जाना चाहिए कि अगर फास्फोरस से डोपिंग करा रहे हैं तो यानी कि वो कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और उसमें जो फास्फोरस आइटम से डोपिंग, उसमें जो कंसंट्रेशन है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एन के बराबर हो जाएगी, n×10⁻23 एटम पर मीटर। पूछ क्या रहा है फिर उसमें? होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, यानी P पूछ रहा है। और इस केस में N बराबर P बराबर NI होता है ना। और जानते हो एक रिलेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? N.P बराबर NI का स्क्वायर होता है ना। यहाँ से अगर होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना तो P बराबर क्या हो जाएगा? NI का स्क्वायर अपॉन N। NI की वैल्यू भी पता है, N की भी वैल्यू पता है, होल कंसंट्रेशन P नहीं निकल, दोनों के लिए सेम रहेगी इंट्रिंसिक लेवल पे। तो यहाँ पर देखो NI वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, P नहीं निकल जाएगा। ये P इज कॉल्ड होल कंसंट्रेशन। जब P निकल जाएगा तो सिग्मा नहीं निकल जाएगा। सिग्मा बराबर, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो कंडक्टिविटी लिखोगे वो N के लिए लिखोगे बस, होल्स के लिए नहीं लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछ रहा है ना। तो होल कंसंट्रेशन के लिए हमारा जो कंडक्टिविटी है उसको निकाल लोगे। होल्स के लिए पूछ रहा है ना होल कंसंट्रेशन, तो होल्स के लिए निकालोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकालोगे। होल्स के लिए क्या हो जाएगा? ENH हो जाएगा ना, EP ऐसे होगा, EP × μP ऐसे होगा, यही ना होगा। अरे N + P मिलके ना NI हुआ था जब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिए थे। तो ये इसको क्या लिखते थे? सिग्मा बराबर EN μN + EP × μP, यही ना आया था। और यहाँ पर N + P को हम लोग NI का नाम दिए थे, तो यहाँ से लिखे थे ENI μN + μP। अब ये हमारा N के लिए हो गया, ये हमारा P के लिए हो गया, यही ना काम किए थे। तो यहाँ हमको हमारे क्वेश्चन में दिया होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है और होल के लिए कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो μH बराबर क्या हो जाएगा? EP × μP। तो E भी पता है, P भी निकाल लोगे यहाँ से, μP तुमको पता ही है, नहीं निकल जाएगा।
जब म्यू एच निकल जाएगा तो इसका रो नहीं निकल जाएगा, रो निकल जाएगा। उसके बाद ये लाइन थोड़ा सा अलग है, इसके लिए फार्मूला हम बताएंगे कि फार्मूला जनरल क्या होता है इंट्रिंसिक लेवल का। ये तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा एग्जाम में पूछने के लिए, ये लाइन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी चूँकि क्वेश्चन बनता है तो हम बता देंगे। इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख लेना और फार्मूले पे कैलकुलेशन खाली कर देना, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक चीज़ें लेकिन समझने की ज़रूरत है, यहाँ तक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। हम देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कराएं, ऐसा कराएं कि जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्वेश्चन किस तरीके से अराइज हो सकते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये सिंगल ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें देखोगे सारी तरह की एनालिसिस हो जा रही है। इंट्रिंसिक के केस की भी एनालिसिस हो जा रही है, एक्सट्रिंसिक के केस की भी एनालिसिस हो जा रही है, कंडक्टिविटी भी मेजरमेंट हो जा रहा है, रजिस्टिविटी भी मेजरमेंट हो जा रहा है। अब यहाँ अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें, अब यहाँ P की जगह, N की जगह अब हम बोरान एटम से डोपिंग करा दें और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पूछ लें, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बताओ, तब यहाँ N की जगह पे क्या हो जाएगा, बोरान एटम से कराएंगे तो P हो जाएगा और यहाँ N निकालना रहेगा। तो जब N निकालना रहेगा तो क्या करोगे, N डॉट P बराबर Ni का स्क्वायर, और हमको चाहिए क्या, तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, Ni का स्क्वायर अपन P। ठीक, तो वहाँ से कैलकुलेट करके N निकल जाएगा। जब N निकल जाएगा तो सिग्मा N, तो सिग्मा N बराबर क्या निकालोगे, E N इंटू म्यू N, E N इंटू म्यू N, तो सिग्मा निकल जाएगा। सिग्मा निकल जाएगा तो रो निकल जाएगा, रो निकल जाएगा तो EF माइनस E आई अपन निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, ये तो बहुत एक जनरल क्वेश्चन है, तुमसे बस जनरली कभी इंट्रिंसिक के केस के लिए बस पूछ सकता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये तो बहुत लेंदी बता दिया ना तुमको, लेंदी इस सेंस में बताए हैं कि एक क्वेश्चन अगर समझ गए उसमें ऐसा केस एग्जांपल दे दिए हैं कि जिसमें इंट्रिंसिक भी आ गया है और इसमें डोपिंग भी करा दिए हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि डोपिंग कराने का मतलब क्या हो रहा है, क्या चीज़ें वेरी कर रही है, ये चीज़ हमारा हम समझाने का मतलब था। उसके बाद एक्सट्रिंसिक का भी क्वेश्चन उसी में आ गया, सारी चीज़ें उसमें, एक सारे क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन आ गया। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तुमको क्वेश्चन देख बताएं कैसे आएंगे, अनसॉल्व उठाओगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एट 300 केल्विन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर माइनस क्यूब फुल स्टॉप इफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज आर 0.13 एंड 0.5 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। तो यही सेम क्वेश्चन है इंट्रिंसिक केस की तरह, लेकिन वहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो सिग्मा निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी नहीं निकल जाएगा। सारा डाटा यही सब चीज़ें दिया हुआ है, आसानी से निकल कि नहीं। तो यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन कर लोगे। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि 5वां क्वेश्चन पूछा 2005 में पूछा गया है, ए सिलिकॉन सैंपल हैज़ 5 इंटू 10 टू द पावर 28 एटम पर मीटर क्यूब हैज़ एंटीमनी डिपेंड टू कंसंट्रेशन ऑफ 0.002 पार्ट्स पर मिलियन, एज्यूमिंग Ni बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 18 पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट द कैरियर डेंसिटीज। ध्यान देना, एंटीमनी किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये चीज़ें अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि एंटीमनी किस ग्रुप का एलिमेंट है। एंटीमनी की डोपिंग कराओगे तो वो सेमीकंडक्टर बनेगा, और वो सेमीकंडक्टर बनेगा मतलब उसकी वैल्यूज़ दिया रहेगा, चाहे N हो या P हो, फिर उसके हिसाब से उसका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और वहाँ से हम लोग वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस टाइप से सबको क्वेश्चन दिया हो। अच्छा ये देखो, एक बार अनसॉल्व उठा ही लिया तो देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अभी करा देते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन देख लो कैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक जो भी पढ़े हुए हो। अनसॉल्व उठा लिए हैं तो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं जो पढ़े हुए। यहाँ तक जो बातें समझ में आई ना, अभी इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। एक बार क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है,
सो दैट, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, सो दैट कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज गिवन एज सिग्मा बराबर एन ई म्यू एन प्लस पी ई म्यू पी। डेरिवेशन किए हो ना, ये डेरिवेशन निकाले हो ना, यही ना है, डेरिवेशन किए हो, डेरिवेशन पूछा हुआ है, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ देखो, ये 2019 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फुल स्टॉप, सो दैट द फर्मी लेवल लाइज मिडवे बिटवीन कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर so that the Fermi level lies halfway between conduction and valence। मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन और फर्मी एनर्जी लेवल पे क्या कंसंट्रेशन होगा, सारों डेरिवेशन देखो इसी में पूछ लिया है और चारों डेरिवेशन मिला के तब 10 नंबर का क्वेश्चन बना है। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर सो दैट, यही डेरिवेशन फिर से पूछा हुआ है। इस तरीके से भी पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, ये अभी क्वेश्चन बताएंगे, अभी इसको बताएंगे। फिर बोला है डिफाइन मोबिलिटी, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी। तो पूरा डेरिवेशन फिर से करना पड़ेगा, कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है कि व्हाट डू कॉन्सेप्ट, देखो 60 क्वेश्चन में पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ होल, होल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बताए होंगे तो वहाँ लिखाए होंगे एक लाइन, जब पूरी थ्योरी लिखाए तो वहाँ बताए होंगे कि होल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ से वो चीज़ें लाइन तुमको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राइट शार्ट, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ज़रा सब लोग अपनी कॉपी का पीछे वाला पेज निकालो, पीछे पेज करो ज़रा, इसको थोड़ा सा बनाओ एक क्वेश्चन, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये नहीं जान रहे हो तो पूरा सेमीकंडक्टर अभी तक का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। स्केच द एनर्जी बैंड पिक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर on the basis of energy level diagram, on the basis of energy level diagram. Sketch the energy band picture of semiconductor, insulator and conductor on the basis of energy band diagram, and also sketch the energy level diagram of N and P type semiconductor, N and P type semiconductor। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को लोड कर, दोनों में से एक दो नंबर में कई बार एग्जाम में पूछता है। जरा बनाओ, समझ रहे हो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन जरा सब लोग बनाओ अपने कॉपी में पीछे। एनर्जी बैंड डायग्राम से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। फिर एन टाइप का और पी टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है।
तो कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, बस अपना दिमाग कंसंट्रेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। किसी का हो ना हो उससे नो डाउट प्रेशर नहीं, बस हम चाह रहे हैं कि आपकी जो अभी तक इतना पूरा चैप्टर ख़त्म होने की कगार पे है, तो कितना तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि इससे बाद के चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ बार बार ये बोलेंगे ये सेमीकंडक्टर है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इससे तुम लोग को भी थोड़ा सा सीख मिलेगा कि चीज़ें हमारी कितनी प्रिपेयर हैं और हमको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो उस चीज़ से रिलेटेड, और बहुत आसान चीज़ें हैं, बस उतना ही वो एक्सप्रेस करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो या गलत हो। सही और गलत से हम लोग सीख नहीं सकते, बस हम लोग एक्सप्रेस करना जाने कि क्या हम उस चीज़ से रिलेटेड सीख पा रहे हैं। वैल्यू लिखना है, वैल्यू क्या करोगे लिख, वैल्यू कहाँ लिखना है, बस एनर्जी बैंड पिक्चर बनाना है, वैल्यू क्या लिखना है? हाँ, वही तो मेन है। ऐसे कहानी डिब्बा बनाना है तो कोई भी बना देगा जी। बनाए लाओ देखे, यही तो नहीं जान रहे हो। वैल्यूज नहीं है लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो सिंपल सा मतलब समझो, कुछ बनाए जी, रिवाइज नहीं कर रहे हो ना? हाँ, क्लास नहीं किए थे, वीडियोज है मैम का, लिंक दे दी है मैम कि नहीं? ऐप में ऐड कर दी हैं, उस लिंक को देख के वीडियोज धीरे धीरे देख लो, और सारी चीज़ें पुरानी पढ़ाई गई हैं उसको एक जगह नोट कर लो, ठीक है? और वीडियोज़ देखते रहो। इसीलिए हम देखना चाह रहे थे कि तुम लोग का सिनेरियो बन रहा है कि नहीं। देखो चीज़ें अगर हम पढ़ लें और चैप्टर पीछे पीछे आगे हम चले जा रहे हैं, अगर हमारी वो चीज़ें नहीं तैयार हो पा रही हैं तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। हम ये चाहते हैं कि जो प्रिपरेशन करो, तुमको भी तैयारी हो, कोई दिक्कत हो, नई चीज़ें समझ में आ रही हमसे पूछो बार बार। तो एक बार पुराना वीडियोज जो भी है उसको लाइन से देख लेना, जब भी टाइम मिले तुमको 1 घंटा 2 घंटा समय दे देना, और ये जो नोट्स है इस नोट्स को ही एक लाइन से लिख लेना पूरा। अपने हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा चीज़ें लिखोगे तो अपने आप भी तैयार होती हैं। जब हम बताए होंगे बैंड का फॉर्मेशन बताए होंगे, तो वहाँ हमारे पास बैंड्स का फॉर्मेशन में 2 तरीके के बैंड हम लोग जनरली डिस्कस किए थे, एक बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो हम लोग बताते थे कि जब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम लोग बोलते थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। और वो गैप अगर बहुत ज़्यादा है, यानी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कहने के सेंस कि नियरली अबाउट हम लोग बोलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स में हो, जब फिक्स नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर गैप इतना ज़्यादा है, तब हम कहते हैं कि वो जो मटेरियल होगा वो हमारा कौन सा मटेरियल होगा? इंसुलेटर मटेरियल होगा। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत कम हो, नियरली अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली हो, जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो उसका 1.13 और जर्मेनियम क्वार्टर 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो लगभग ये दोनों एक से ज़्यादा है और एक से कम है, इसलिए नियर अबाउट बोलते हैं कि नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कि अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप नियरली अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो वो जो मटेरियल होता है वो हमारा सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप 0 हो, 0 कहने का सेंस कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पे क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए, तभी ना 0 होगा उनके बीच का गैप। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो हमारा जो मटेरियल होता है वो कौन सा मटेरियल होता है? कंडक्टर मटेरियल होगा। इतना सब पढ़ने के बाद अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझ में आएगा सारी चीज़ें, बताओ? तब तो एन टाइप और पी टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम बना ही नहीं पाओगे। हाँ, एन टाइप और पी टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम बना ही नहीं पाओगे। क्या? वही ना लिखा है, एंड डिस्कस द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप पी टाइप में क्या होता है? यहाँ पर एन टाइप में एक डोनर लेवल आ जाता है और पी टाइप में
एक्सेप्टर लेवल। उसका पोजीशनिंग कहाँ पे होता है, वहाँ पर भी वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और वहाँ पर जो एन टाइप की अगर बात कर रहे हैं तो उसका जो डोनर लेवल होता है वो जस्ट नियर अबाउट द किसके होता है, कंडक्शन बैंड के। और वहाँ पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट कर जाता है कहाँ, नियर अबाउट द कंडक्शन बैंड। तो एक कंडक्शन बैंड ईसी होता है, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, उसके नीचे ईएफ होता है फर्मी एनर्जी लेवल, और उसके जस्ट बिलो क्या होता है, ईडी होता है, जिसको हम डोनर लेवल करते हैं। ये स्केच होता है हमारा किसका, एन टाइप के लिए। और पी टाइप के लिए क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल होता है, वो जस्ट एबव द किसके होता है, बैलेंस बैंड के होता है। तो और वहाँ पर भी फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट कर जाता है, तो वो हमारा सबसे पहले ईवी बैलेंस बैंड का टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, उसके ऊपर ईएफ फर्मी एनर्जी लेवल, और उसके जस्ट एबव पे हमारा एक्सेप्टर लेवल जिसको हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमारा पी टाइप से। ये चीज़ें याद रख लो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एन टाइप पी टाइप का स्केच करने के लिए देंगे और चाहे वो हमारे नॉर्मल मटेरियल्स का स्केच करने के लिए दिए। ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से। चलो हो गया, समझ में आ गया ना। चलो इस क्वेश्चन को करो। देखो सबसे पहले ऐसे लिखना, क्वेश्चन लिखने का तरीका देख लो, एग्जाम में इस पर भी नंबर कटते हैं, देखो ध्यान दे दो पहले। चलो छोड़ो उसको, ध्यान देना, एग्जाम में इस पर भी नंबर कटते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन लिखने का तरीका समझना आंसर का। सबसे पहले गिवन दैट, जो भी डाटा दिया उस सारे डाटा को लिखोगे, ऐसे लिखोगे गिवन दैट ये क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज म्यू ई होल मोबिलिटीज म्यू एच एट टेम्परेचर T, ठीक है, एंड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे, और फिर क्या दिया है, पहले इतना लिख लो, उसके बाद दिया है, ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लो, लिखने का तरीका बता दे, उसके बाद कैलकुलेशन घर पे कर लेना। यहाँ तक लिख लो, फिर यहाँ पे लिखना इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन N बराबर P बराबर Ni। जैसे बता रहे हैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना, ठीक है। सबसे पहले गिवन दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई, इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी म्यू एच एट रूम टेम्परेचर टी, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni, पूरा लिख लिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखोगे इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, N बराबर P बराबर Ni। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखोगे नाउ वी नो दैट द फार्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन बाई। उसके बाद तब ये फार्मूला लिखोगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर ENI म्यू एन प्लस लिख दो वेयर ही इज द इलेक्ट्रॉनिक
चार्ज वहाँ के बाद इज गिवन बाय ये लाइन लिख लेना। क्या सही ये म्यू ई है। अच्छा एन और पी लिखे तो यहाँ पर लिख लो। हाँ क्या लिखे थे हम फार्मूले में, क्या लिखे हैं हम लोग? तो यहाँ एन पी लिख दो, जो लिखे हो वही लिखो, एक ही सिंबल बार बार लिखो। नहीं एक ही सिंबल लेके चलो, जो लिखे हो वही लेके चलो, नहीं तो कंफ्यूज होगा ना बार बार। अरे तुम नहीं होगा, एग्जाम होगा क्या? समझ जाओगे एक ही, लेकिन समझ जाओगे तुम्हारी कॉपी में सारी चीज़ एक ही जगह एक ही तरह होना चाहिए ना। इसको कर लो, एनपी ही कर लो, ठीक है एनपी ही कर लो। एनपी एग्जाम में पहले भी लिखे थे ना, एनपी ही कर लो, ठीक है। पहले ये लाइन यहाँ से 1 2 3 4 लाइन ये पूरी यहाँ तक, फिर इसके बाद इन द केस आप यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन बाय, फिर ये नहीं लिखना है अभी समझाते हैं, वहाँ तक पहुँचो तो। ये तो जनरल समझा दिया ना, अभी फिर स्टार्ट कर रहे हैं ना कहाँ से कहाँ तक चलना है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही है? यहाँ तक इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, नाउ वी नो दैट द फार्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय, और उसके बाद फिर ये लाइन, इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, और जानते हो कि कंडक्टिविटी का जो यूनिट होती है ओम मीटर यूनिवर्स होती है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर यूनिवर्स। फॉर रेजिस्टिविटी we know that रो बराबर 1/. तो यहाँ फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वैल्यू जाएगी उसको लिख दोगे तो हमारा रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। ये घर पे कैलकुलेट कर लेना, ये कर रहा है अभी कहाँ समय इतना है कि यहाँ कैलकुलेट कर पाओगे। समझ जा रहे हो, बस कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे ना, नहीं तो फिर कराएं हम। बस एक सिनेरियो समझ में आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि अब उस लेवल पे हो गए हो कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो। इंट्रिंसिक वाला केस कंप्लीट हो गया ना। इंट्रिंसिक में यही ना पूछा था, कंडक्टिविटी और
रजिस्टिविटी। फॉर रजिस्टिविटी वी नो दैट, ये यहाँ से रजिस्टिविटी निकल गई। उसके बाद फिर लिखोगे फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिंस ND यानी डोनर लेवल पे जो कंसंट्रेशन है इज मोर ग्रेटर देन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, देन जो भी नंबर ऑफ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का होगा N इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ND इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर है 10 to the power 23 एटम पर मीटर क्यूब। यहाँ तक हो गया? हाँ, ये वैल्यूज रख दिए ना, अब इसको सॉल्व कर लो। 1.6 इंटू ये पूरा सॉल्व मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों ऐड करके इससे सॉल्व कर लोगे, तो जो वैल्यूज आएगी वैल्यूज यहाँ लिख दोगे। और ये सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर यूनिवर्स। ये सारी यूनिट जो लिखी हुई है ना अपने आप में मल्टीप्लाई होगी तो ओम मीटर यूनिवर्स में उसकी यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। समझ गए? अब इसके बाद फॉर रजिस्टिविटी वी नो दैट रो बराबर क्या होता है 1/, सिग्मा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ तक तो इंट्रिंसिक का केस हो गया। उसके बाद फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान दे दो, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस केस में जो डोनर लेवल होता है कंसंट्रेशन ND होता है वो मोर ग्रेटर देन किसके होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन यानी NI के केस में होता है। और जब ये केस होता है उस समय जो कंसंट्रेशन होता है रिक्वायर्ड फीड का, अगर हम डोपिंग फास्फोरस की करा रहे हैं तो N टाइप बनेगा और बोरान की करा रहे हैं तो P टाइप। तो उस समय जैसा हमारा डोपिंग होगा उस तरह से कंसंट्रेशन जो है उस डोनर लेवल पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम डोपिंग यहाँ बोरान के कराते हैं तो उस बोरान के केस में जो Na होता है वो मोर ग्रेटर देन Ni के होता है। उस केस में यहाँ N की जगह P अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाता है ND के हो जाता है, Na के हो जाता है वहाँ बोरान आइटम के लिए। यहाँ पर डोनर है इसलिए ND के, ये पूरी वैल्यू 10 to the power 23 आइटम पर मीटर क्यूब। ठीक है, फॉर एंड यहाँ तक लिख लो। इसके बाद लिखो एंड वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन for extrinsic semiconductor N dot P बराबर Ni का होल स्क्वायर, where concentration of electron and concentration of hole। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन यही ना होता है N डॉट P बराबर Ni का स्क्वायर। N क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, P क्या है कंसंट्रेशन ऑफ होल। नाउ हमको चाहिए क्या, P चाहिए ना, होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना। नाउ P बराबर क्या हो जाएगा Ni का स्क्वायर अपॉन N। तो सारी वैल्यूज पता है, Ni की वैल्यूज कर दो, P की वैल्यूज कर दोगे तो P की वैल्यू निकल जाएगी, होल कंसंट्रेशन निकल जाएगी। ठीक, जब होल कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो फिर उसके बाद क्या पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है। लेकिन ध्यान देना कि तब कंडक्टिविटी चूंकि अब एक्सट्रिंसिक के लिए निकल रहा है तो एक्सट्रिंसिक में N और P दोनों होते हैं। हम केस किसके लिए क्या बात करें, P के लिए बात करें, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा PE इंटू म्यू P हो जाएगा। ये ना होगा PE इंटू म्यू P हो जाएगा।
अब पी की वैल्यू भी तुमको पता चल गई, ई की वैल्यू तुमको पता है, म्यू पी की वैल्यू पता है, सिग्मा नहीं निकल जाएगा, सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी होल के लिए। ठीक, फिर क्या पूछा है, रजिस्टिविटी पूछा है। उसके बाद यहाँ से लिखो, यहाँ तक हो गया ना होल कंसंट्रेशन। उसके बाद एंड फॉर conductivity of holes is given by sigma बराबर p into mu and for resistivity rho for holes रो बराबर 1/सिग्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो बस हमारे सिलेबस में क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं पूछता है, लेकिन हम फिर भी करा दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला लिखा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। अभी ये एक क्वेश्चन कर लोगे तो जितने भी तरीके के अंशाल उठा के देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बिना बताए तुम लोग कर लोगे। अंशाल उठा के देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे होंगे, अब सब तुम्हारा एक एक क्वेश्चन हो जाएगा बिना बताए। इसलिए एक क्वेश्चन करो, समझ जाओ उसको अच्छे तरीके से, फिर सारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, कैलकुलेशन करना होगा। लिखने का इसलिए तरीका भी बता दे रहा है कि लिखना कैसे, ये नहीं कि फार्मूला लिखे, वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। वो तुम्हारा क्वेश्चन सही भी होगा तब भी वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पाओगे। ये भी ध्यान रखना कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, एंड फॉर पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल relative to intrinsic level is given by ये लिख लोगे, ये फिगर बना लेना, ऐसे लिखो इसको, इस फिगर के नीचे कैप्शन लिख देना। पहले ये फिगर बना लेना, उसके नीचे ये कैप्शन लिख देना, तब उसके बाद तब फार्मूला लिखना। हाँ,
EC और ये EC है और ये हमारे EF है, ठीक है। उसी के नीचे लाई करता है इंट्रिंसिक लेवल, जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। नहीं, मिड में नहीं होगा, ये दोनों, ये मतलब इसी से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। या मिड में बना सकते हो, EI को मिड में बिटवीन द बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, EI को, EF को नहीं, EF जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। और ये हमारा EB है। इसके नीचे कैप्शन लिख लेना, उसका कैप्शन बस लिख लो, ये फार्मूला अभी मत लिखो, बस फिगर बना के कैप्शन लिख लो। ये तुम्हारे पूछा नहीं, अभी तक पूछा नहीं गया ना, पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। हो गया, फिगर लिख के कैप्शन लिख लिए। हो गया, देखो, द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल, द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल, the position of Fermi level relative to intrinsic level, relative to intrinsic level is given by, is given by, तो यहाँ से लिख लो EF माइनस EI बराबर KT ln n अपॉन Ni। ठीक है, सब हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा। के की वैल्यू भी पता है, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 × 10⁻23। इसको लिख लेना। टी की वैल्यू तुमको पता है, एन की वैल्यू पता है, एन आई की वैल्यू पता है, कैलकुलेट कर लेना। देखिए अब क्या करोगे, इसको सारे की वैल्यू निकाल लोगे, सारे की वैल्यू कल हमसे मैच करा लोगे, और उसके बाद प्रयास करना कि अनसॉल्व के क्वेश्चन देखना, इससे रिलेटेड जो भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको हम बता देंगे, ठीक है। एक बार फिर अच्छे से इसको देख लेना। लिखने का जो तरीका बताया है एक बार बता रहे हैं, इस तरीक़ों को ध्यान रखना कैसे लिखा जाता है। कुछ पूछना है किसी को?